हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मैजिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट देखा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं देखा तो पहले पार्ट फर्स्ट देख लीजिए। हम लोग पढ़ रहे हैं ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, रीन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो पहले लेक्चर में कुछ बेसिक चीज़ों को हमने कवर किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया था। ये दूसरा पार्ट है। तो हम इसके पहले सोलर कलेक्टर के टाइप्स को पढ़े थे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सोलर कलेक्टर पूछेगा, इसके बाद तो आपको क्या करना होगा। सोलर कलेक्टर में आप सबसे पहले क्या कर दोगे, सबसे पहले इसमें बता दोगे कि सोलर कलेक्टर होता क्या है। सोलर कलेक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो सूरज के एनर्जी को क्या करता है, कलेक्ट करता है, ये बता दोगे। उसके बाद सोलर कलेक्टर में आंसर में आप पहले बता दोगे समतल पट्टिका प्रारूपी सौर संग्राहक, फ्लैट प्लेट टाइप सोलर कलेक्टर। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे अभी आप। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ये डायग्राम हमारा फ्लैट प्लेट टाइप सोलर कलेक्टर का है। इसमें क्या दिख रहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको दिख रहा होगा, सबसे नीचे दिख रहा है थर्मल इंसुलेटर, ठीक है। और थर्मल इंसुलेटर है इसके अंदर, और इसके बाहर एक परत लगी हुई है, ढांचा है, फ्रेम है, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल ये है कि इस सोलर कलेक्टर में ऊपर से एक ट्रांसपेरेंट जो है, एक कवर लगा होता है, एक ढक्कन लगा होता है। ट्रांसपेरेंट कवर इसलिए लगा होता है ताकि इसमें सूरज से आने वाला रेडिएशन या हीट या जो वेव है वो अंदर एंटर कर पाए। एंटर करने के बाद ये सर्कल टाइप का आपको दिख रहा होगा, जो सर्कल टाइप का दिख रहा है ये क्या है, ये अवशोषक पटल या पट्टिका है। क्या है, अवशोषक पटल या पट्टिका। ध्यान दीजिए, अवशोषक पटल या पट्टिका है जो आपको ये सर्कल टाइप का दिख रहा है। अभी इसका काम क्या है, इसमें लिक्विड को फ्लो अगर करा देंगे तो क्या होगा, लिक्विड को फ्लो कराएंगे। जो सर्कुलर है एक पाइप टाइप का है, पाइप टाइप का होगा और इसमें लिक्विड फ्लो करेगा। और पाइप का ऊपर का जो कवर है ना, वो बिल्कुल ब्लैक कलर का ऐसा रखेंगे ताकि सूरज से आने वाली हीट को एब्जॉर्ब कर ले। आपको पता है ना, काला रंग जो होता है वो सूरज से हीट को जल्दी एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, जल्दी एब्जॉर्ब करता है। तो जो सर्कुलर आपको पाइप दिख रही है, इसको ब्लैक कलर से कोटिंग कर देंगे, जिसको अवशोषक पटल या पट्टिका के नाम से जानते हैं। तो इसमें पानी को अगर फ्लो कराते हैं, लिक्विड को फ्लो कराते हैं, तो लिक्विड उस हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। एब्जॉर्ब कर लेगा कि नहीं कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा। तो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, जिसमें ऊपर से आपको दिख रहा है कि सौर विकिरण है, सोलर रेडिएशन पड़ रहा है, ट्रांसपेरेंट कवर से एंटर करेगा, अंदर जाएगा, अवशोषक पटल या पट्टिका पे पड़ेगा। और जितनी सारी अवशोषक पट्टिकाएँ हैं, पटल हैं, जो सर्कुलर एक ट्यूब टाइप में आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, बीच में सर्कुलर ट्यूब है, यहाँ पे अवशोषक प्लेट या पट्टिका दिख रही होगी। तो उसमें क्या होगा, उसी में हीट को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। और यहाँ पे थर्मल इंसुलेटर लगा है। थर्मल इंसुलेटर अंदर इसलिए लगा है ताकि जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो बाहर ना जा पाए, और बाहर से एक ढांचा प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम है फ्लैट प्लेट टाइप सोलर कलेक्टर का। देख रहे हैं, बीच में फ्लैट प्लेट है, इसके ऊपर डायरेक्ट सोलर रेडिएशन पड़ रही है, इसलिए इसको सोलर प्लेट फ्लैट टाइप सोलर कलेक्टर के नाम से जानते हैं। डायग्राम देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्या होता है, असंकेंद्रिक प्रारूपी सौर संग्राहक होता है। ये असंकेंद्रिक मतलब नॉन फोकसिंग टाइप। तो सूरज से आने वाली रोशनी को फोकस थोड़ी किया जा रहा है, डायरेक्ट जो सूरज से आ रही है रोशनी वो डायरेक्ट यहाँ पे पड़ रही है हमारे सोलर कलेक्टर पे। देखिए जो सौर विकिरण दिख रहा है वो डायरेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट पड़ रहा है सोलर कलेक्टर पे। इसको कहीं कंसंट्रेट करने की तो आवश्यकता पड़ नहीं रही है, फोकस करने की आवश्यकता तो पड़ नहीं रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, असंकेंद्रित प्रारूपी सौर संग्राहक। नेक्स्ट पॉइंट है, 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम ताप पर कार्य करता है। मतलब इसका जो तापमान वाला रेंज है ना, वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। इसका कारण यह है कि सूरज से आने वाले रेडिएशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको फोकस नहीं कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट उस पर डाल दे रहे हैं। फोकस अगर करते तो एक ही जगह पे ज़्यादा टेम्परेचर उत्पन्न होता, फोकस नहीं कर रहे हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा उत्पन्न नहीं हो रहा है, और इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम ताप होता है। लो टेम्परेचर टाइप सोलर कलेक्टर इसको कहते हैं। इसकी जो एफिशिएंसी होगी 30 से लेकर 50% तक होती है। तरल पदार्थों जैसे पानी, वायु, तेल को गर्म करने में उपयोग में लाया जाता है। जो ट्यूब दिख रहा है ना यहाँ पे, ट्यूब जो अवशोषक पटल या ट्यूब इसके अंदर जो दिख रहा है, फ्लूइड पैसेज, इसी में से जो लिक्विड है फ्लो करेगा। तो लिक्विड फ्लो करेगा, ऊपर से हीट आ रही है, ब्लैक कलर की कोटिंग है, तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करके उसी फ्लूइड को क्या करेगा, गर्म करेगा। क्या करेगा, गर्म करेगा। अब इसकी संरचना को देख लेते हैं। संरचना में है पहले नंबर पर अवशोषक पट, एब्जॉर्बर प्लेट। एब्जॉर्बर प्लेट क्या होता है बेटा, 1 मिलीमीटर धातु का चादर होता है, कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील का होगा, और ब्लैक कलर का पेंट होगा। मैंने बताया ब्लैक कलर का पेंट होगा। यहाँ पे दिख रहा है, जो ये ट्यूब दिख रहा है, इस ट्यूब के ऊपर देखिए एक लाइन दिख रही है ना,
ये लाइन, इसी को अवशोषक पटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवशोषक पटल। जो ट्यूब दिख रही है आपको सर्कुलर टाइप में, इसके ऊपर ये देखिए लाइन टाइप की ऐसी दिख रही है ना, तो ये लाइन किसका बना होगा? इसी को बोलेंगे अवशोषक पटल। इसी पे ब्लैक कलर की कोटिंग की जाएगी और ये हमारा धातु का बना होगा। धातु में क्या होगा? कॉपर, एल्यूमिनियम या फिर स्टील, ताकि ऊष्मा को अवशोषित कर सके। दूसरे नंबर पे नलिकाएं हैं, ट्यूब्स हैं, जो सर्कुलर दिख रहा था। तो एब्जॉर्बर प्लेट से लगी हुई नलिकाएं होती हैं और इन नलिकाओं में तरल पदार्थ फ्लो होता है। ये तरल पदार्थ हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, या कोई भी लिक्विड हो सकता है जिसको हमको गर्म करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे है हमारा तीसरे नंबर पे पारदर्शी आवरण, ट्रांसपेरेंट कवर। तो इसमें क्या है? एक या दो कांच के पट्टे होते हैं जिनकी मोटाई 4 से 6 मिलीमीटर होती है। इनकी पारस्परिक दूरी 1.5 से 3 सेंटीमीटर तक होती है। ट्रांसपेरेंट कवर होता है बेटा। ट्रांसपेरेंट कवर इसलिए क्योंकि उसमें से जो सोलर की हीट है, जो रेडिएशन है, वो अंदर एंटर कर पाए, इसलिए इसमें लगाते हैं ट्रांसपेरेंट कवर, पारदर्शी आवरण। नेक्स्ट नंबर पे है तापरोधक पदार्थ, हीट इंसुलेटिंग मटेरियल। अब हीट इंसुलेटिंग मटेरियल लगाने का मतलब आप समझ ही रहे होगे, ताकि जो हीट हमारे सोलर कलेक्टर के अंदर जा रहा है, प्लेट सोलर कलेक्टर के अंदर जो हीट एंटर कर रहा है, वो हीट बाहर ना जा पाए, इसलिए हम लगाते हैं हीट इंसुलेटिंग मटेरियल। तो संग्राहक के निचले व खाली स्थान में तापरोधी पदार्थ की मोटी तह लगाई जाती है और इसकी जो मोटाई होगी ना बेटा, 2.5 से 8 सेंटीमीटर होती है। क्या होती है? 2.5 से 8 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, तो संरचना में स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पे हो गया। फिर ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से क्लियर आपको स्क्रीनशॉट मिल जाए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका बाह्य आवरण। तो बाह्य आवरण क्या होता है? जो वातावरण, खराब वातावरण होता है, उससे बचाने के लिए बाहर का वातावरण ऐसा बाहर का जो आवरण है ऐसा बनाया जाता है ताकि वो धूल से, वातावरण से, नमी से प्रोटेक्टेड रह सके। समझ में आया? अब इसकी कार्य प्रणाली क्या है, वर्किंग मैकेनिज्म क्या है फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर का? देखिए, सूर्य की धूप विद्युत चुंबकीय विकिरण, या जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, उसी रूप में हमको मिलती है। यह विभिन्न आकार के तरंगों के रूप में विकिरित होती है। सूर्य से आने वाला जो रेडिएशन है ना, ऐसा नहीं कि एक ही तरीके का इसमें वेव होता है, बहुत प्रकार के वेवों का मिक्सचर होता है। इसमें अल्ट्रावायलेट रेज हो सकता है, एक्सरे हो सकता है, गामा रे हो सकता है, विजुअल रे हो सकता है, अल्ट्रासोनिक रे हो सकता है, मतलब तरह तरह के रेज होते हैं, रेडियो वेव भी हो सकता है। तो इन सारे वेव्स का मिक्सचर होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप के होते हैं। सूर्य से ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है। तो जो हमारा जो फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर है, उसके ऊपर जो एब्जॉर्बर लगा हुआ था ना बेटा, वो एब्जॉर्बर क्या करेगा? सूरज से आने वाली ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल समझ में आ गया, कार्य प्रणाली समझ में आया आपको। अब इसका अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशन? तो फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर का प्रयोग पानी, तेल, हवा को गर्म करने में होता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं बेटा? फ़ायदे क्या हैं देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल और आसान होता है। कंस्ट्रक्शन इज सिंपल एंड ईजी। इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान होता है। ऑपरेशन में अतिरिक्त फ्यूल की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। बाहर से ऐसा नहीं है कि फ्यूल हमको डालना है, तो सूरज से आने वाली हीट से ही जो है काम चला लेता है। कई तापमान के रेंज में उपलब्ध है, मतलब कई तापमान का रेंज होता है। इफिशियंसी 40 से 50% होगा। बनाने में लागत जो है कम लगेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूँ। अब इसमें क्या नुकसान है, ड्रॉबैक क्या है? तो रात में प्रयोग में नहीं ला सकते। रात में क्यों नहीं ला सकते? कि रात में बेटा सूरज होता कहाँ है? सूरज होगा तभी तो सोलर रेडिएशन आएगा, और सोलर रेडिएशन आएगा तभी तो हमारा जो फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर है वर्क करेगा। तो रात में हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, वर्षा ऋतु में भी प्रयोग में नहीं ला सकते। जब बारिश हो रही होगी तब कहाँ सूर्य दिखता है? तब तो बादल लगे रहते हैं ना। और नेक्स्ट पॉइंट है अपेक्षाकृत कम दक्षता। इसकी दक्षता थोड़ी सी कम होती है। और जैसे अब सूरज की जो रोशनी आ रही है, इसमें कोई ऐसा सिस्टम हम नहीं लगाएं कि सूरज की जो रोशनी आए वो बहुत ज़्यादा रोशनी को क्या करे, फोकस करे एक पॉइंट पे। अगर एक पॉइंट पे फोकस करता तो तापमान ज़्यादा होता तो अच्छे एफिशिएंसी पे काम करता। लेकिन इसमें डायरेक्ट फ्लैट प्लेट है, डायरेक्ट रोशनी जो आ रही है उसी को हम अपने सोलर कलेक्टर में जाने देते हैं, इसलिए इसकी दक्षता क्या होती है बेटा, थोड़ी सी कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो सोलर कलेक्टर है वो कौन सा होता है? अभी हमने पहले कौन सा पढ़ा था, फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिलिंड्रिकल पैराबोलिक सोलर कलेक्टर। क्या है बेटा? सिलिंड्रिकल पैराबोलिक सोलर कलेक्टर। हिंदी में से बोलेंगे बेलनाकार परवलयिक सौर संग्राहक या संचायक। इसमें पैराबोलिक समझ लो, कहने का मतलब दिख रहा होगा ना यहाँ पे, पैराबोलिक का मतलब कुछ ऐसा मैकेनिज्म होगा। देखिए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर दिख रहा है, तो इस रिफ्लेक्टर का काम यह है कि जो सूरज से आने वाला विकिरण है, जो रेज है, जो सीधी लाइन में पड़ रहा है इसके सतह पे, उसको परावर्तित करके एक बिंदु पर फोकस करता है। ये क्या करता है?
एक बिंदु पे फोकस करता है। अब बेटा अब पूछोगे कि सर ऐसा क्यों करता है, ये काम क्यों करता है। देखिए सूरज से आने वाली जो रोशनी है वो रोशनी अपने में हीट एनर्जी लेके आ रही होगी, उसकी हीट की क्षमता होगी। अगर हम उस रेडिएशन को क्या करें कि एक ही बिंदु पे लगा दें, मतलब एक रे, दूसरी रे, तीसरी रे, एक ही बिंदु पे, तो उसके गर्म करने की क्षमता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बिंदु एफ दिख रहा है ना, यहाँ पे एफ, कहेंगे हाँ सर दिख रहा है। तो एफ पे क्या हो रहा है, जो सूरज से आने वाली ये सीधी लाइन में जो रेखाएं आ रही है ना, सूरज से आने वाला रेडिएशन है, इसको जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, परवलयिक रिफ्लेक्टर जो है, उसको एक बिंदु यानी एफ पे फोकस कर दे रहा है। और इससे क्या हो रहा है, तापमान बढ़ जा रहा है और हमारे सोलर कलेक्टर की जो इफ़िशियंसी है वो भी बढ़ जा रही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अब थोड़ा सा डायग्राम मेरा गड़बड़ रहता है, तो पैराबोलिक का मतलब अंदर से पैराबोलिक ही रहेगा, देख रहे हो ना पैराबोलिक टाइप में। तो सूरज की रोशनी आएगी, इसके सतह पर पड़ेगी और जो ट्यूब जैसा दिख रहा है ना, इसी पे डायरेक्ट इसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा बेटा, दिख रहा है ना। इस डायग्राम में थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए पैराबोलिक टाइप का दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, और बीच में एक ट्यूब टाइप में लाइन दिख रही है। तो ऐसा स्ट्रक्चर इसका सेट करते हैं ना पैराबोलिक, की सूरज से आने वाली रोशनी इस पे पड़े और पड़ने के बाद इसको परावर्तित कर दे किस पे, इसी ट्यूब पे कंसंट्रेट करे, फोकस पे कंसंट्रेट करे। अब हमारे ट्यूब पे जब रोशनी लगातार पड़ती रहेगी, फोकस होती रहेगी, तो हमारे ट्यूब का तापमान ऑटोमेटिक बहुत ही बढ़ जाएगा। ऑटोमेटिक जब बढ़ेगा बेटा, तो तापमान बढ़ने के साथ साथ इसमें जो भी पानी, हवा या जो कुछ भी हम इसमें से फ्लो कराएंगे उसका तापमान भी बढ़ जाएगा। और चूंकि जो सूरज की रोशनी है वो एक बिंदु पे कंसंट्रेट हो रही है, तो तापमान हमारे फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर से ज़्यादा होता है किसमें, पैराबोलिक सोलर कलेक्टर में। ठीक है, अब इसका देख लीजिए डायग्राम। इसमें एक इनलेट होता है, इनलेट मतलब जहाँ से हम इनपुट करते हैं अपने लिक्विड को, और एक हमारा दिखेगा आउटलेट, आउटलेट मतलब कि जहाँ से हम लिक्विड को निकालते हैं। और बीच में हमारा दिखता है रिसीवर, क्या दिखता है, रिसीवर। और रिसीवर कहाँ पे लगा होता है, फोकस लाइन। फोकस लाइन का मतलब सूरज की रोशनी जिस बिंदु पे परावर्तन के बाद फोकस होगी उसी लाइन पे हमारा होता है रिसीवर। और रिसीवर रिसीव करता है सूर्य से आने वाले रेडिएशन को। ठीक है, उस रेडिएशन को रिसीव करेगा, हीट को रिसीव करेगा, और जो भी इनलेट से लिक्विड जा रहा है उसको गर्म करके आउटलेट से निकाल देगा। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको डायग्राम। फिर से ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देखिए आप, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुकिए रुकिए 2 मिनट, मैं इसको सही से बना दे रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट बेटा ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब इसमें जो थ्योरी है इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं एक बार। तो इसमें क्या होता है, लाइन फोकसिंग सोलर कलेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा पैराबोलिक सोलर रिफ्लेक्टर है इसको लाइन फोकसिंग सोलर कलेक्टर के नाम से भी जानते हैं। परावर्तक सतह पर सोलर लाइट पड़ती है और फोकस लाइन पर संकेंद्रित या फोकस्ड हो जाती है। फोकस लाइन पर स्थित धातु की नली पर सौर विकिरण की गहनता या डेंसिटी बढ़ जाती है। बेटा जब सूरज से पड़ने वाला लाइट जो पैराबोलिक सरफेस है उस पर पड़ेगा तो इसको फोकस किया जाएगा और वो केंद्रित होगा फोकस पे, तो उसकी क्या होगी, उसकी जो डेंसिटी है, जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है। इसका तापमान, चूँकि सूरज से आने वाली रोशनी एक ही बिंदु पे कंसंट्रेटेड हो रही है तो इसका तापमान भी ज़्यादा होता है, और इसका तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मतलब इसका तापमान बढ़ गया। जो हमारे फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर में था तापमान वो 100 से भी कम टेम्परेचर दे रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस से भी, लेकिन इसमें जो तापमान का रेंज है वो 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जा रहा है। कहने का मतलब जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है इसको लगाने से हमारे सोलर कलेक्टर की इफिशियंसी और टेम्परेचर रेंज बढ़ गया। नेक्स्ट पॉइंट है मध्यम तापमान की ऊर्जा इससे हम प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, बिल्कुल ही इजी है। एग्जाम में पूछता है कि सोलर कलेक्टर से आप क्या समझते हैं बताइए, तो सोलर कलेक्टर में आप बता देंगे कि सूर्य से आने वाले विकिरण ऊर्जा को जिन जिन माध्यमों के द्वारा, जिन जिन तरीकों के द्वारा हम एकत्रित करते हैं या यूज़ करते हैं, उस माध्यम को, उस इक्विपमेंट को हम लोग सोलर कलेक्टर के नाम से जानते हैं। सोलर कलेक्टर में आप 2 कलेक्टर को केवल डिस्कस कर दीजिएगा, फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर और पैराबोलिक सोलर कलेक्टर को, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ये जो लेक्चर चल रहा है हमारा वो एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर ही चल रहा है, ध्यान से देखिएगा बेटा। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि घरेलू या आवासीय जल ऊष्मक प्रणाली से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि घरेलू या आवासीय जल ऊष्मक प्रणाली से क्या समझते हैं। इंग्लिश में देखिए तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमेस्टिक सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम। अब इसमें आपको ये बताना है कि घर पे सूर्य से आने वाली ऊष्मा को उपयोग में करके वाटर हीटिंग सिस्टम कैसे बनाया जाता है। तो बेटा इसको भी आंसर करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे, इजी है, डायग्राम के साथ इसको समझेंगे। तो पहले डायग्राम को हम देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए डायग्राम को देख लेते हैं।
बुक में देखेंगे तो थोड़ा सा डायग्राम आपको ऊपर नीचे दिखेगा, लेकिन यहाँ से आप समझते रहिए। केवल मैं समझाने जा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझेंगे बेटा। देखिए यहाँ पे आपको एक सोलर कलेक्टर दिख रहा है। जो पहले सोलर कलेक्टर हम देखे हैं, सोलर कलेक्टर मतलब फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर या फिर पैराबोलिक टाइप सोलर कलेक्टर होगा हमारे पास, ठीक है। तो सोलर कलेक्टर है जिसपे सोलर रेडिएशन पड़ रही है। सोलर रेडिएशन पड़ रही है तो इसका मतलब इसमें जो भी लिक्विड हम फ्लो कराएंगे उसको ये गर्म करता ही रहेगा, उसको गर्म करता ही रहेगा। अब देखिए सोलर कलेक्टर का कनेक्शन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक हमको दिख रहा है टैंक। इसमें क्या दिख रहा है बेटा? टैंक दिख रहा है ना, टैंक दिख रहा होगा बेटा। और टैंक में मैं जूम कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान दीजिएगा, मैं जहाँ जूम कर रहा हूँ यहाँ पे एक इनलेट दिख रहा है। इनलेट मतलब कि जिस भी लिक्विड को हमको गर्म करना है वो लिक्विड यहाँ से जाएगा इस टैंक में, और यहाँ इसी टैंक से एक बाहर आउटलेट दिख रहा है। मतलब इनलेट होने के बाद उसको गर्म करने के बाद निकालने की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो आउटलेट है। बस यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, चलिए अच्छी बात है। ऊपर हमारा लगा हुआ है सोलर कलेक्टर, और सोलर कलेक्टर में देखेंगे आप कनेक्शन, तो कनेक्शन आपका दिख रहा होगा। यहाँ पे जो कॉइल टाइप का स्ट्रक्चर बनाया गया है, इस कॉइल टाइप के स्ट्रक्चर से रोटेट कराया जा रहा है सोलर कलेक्टर से होकर जाने वाले लिक्विड को। अब सर इससे क्या होगा, ये क्या हो रहा है? तो चलिए अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए सबसे पहले प्रोसीजर ये होता है, हमारे सूर्य से आने वाले विकिरण में जो हीट एनर्जी है सोलर कलेक्टर के द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब एब्जॉर्ब किया जा रहा है तो क्या होगा, अब इसके अंदर जो है हम लिक्विड फ्लो कराते हैं सोलर पंप कंट्रोल के द्वारा। देखिए यहाँ पे सोलर पंप कंट्रोल के द्वारा एक लिक्विड या पानी को हम लोग सोलर कलेक्टर के थ्रू फ्लो कराते हैं। जब फ्लो कराते हैं तो फ्लो कराने से वो लिक्विड या पानी गर्म होता रहता है। गर्म होने के बाद फिर उसका सर्कुलेशन किस में होता है? इस टैंक में होता है, इस ट्यूब के माध्यम से। जो इसमें कॉइल टाइप का स्पाइरल टाइप का जो ट्यूब लगा हुआ है टैंक के अंदर, इसमें भी तो पानी होके जाएगा। जो सोलर कलेक्टर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है उसका सर्कुलेशन होगा। अब क्या करेगा, जो हीट सोलर कलेक्टर में पानी ने या वाटर ने एब्जॉर्ब किया है वो इस सर्कुलर ट्यूब के द्वारा इस टैंक में स्थित लिक्विड को या पानी को प्रदान कर दिया जाएगा। और ये प्रोसेस लगातार हमारा चलता रहता है। मतलब सोलर पंप कंट्रोल लगातार पानी को ऐसे सर्कुलेट करता रहेगा और सूरज से आने वाली हीट को वो पानी एब्जॉर्ब करके इस टैंक में स्थित पानी में फ्लो कराता रहेगा, और हमारा टैंक में जो पानी है वो गर्म होता रहता है। यानी इनलेट से अगर पानी देते हैं तो आउटलेट से हम पानी निकाल लेंगे। इनलेट पे अगर ठंडा पानी देंगे तो सोलर कलेक्टर में स्थित पानी के फ्लो के कारण टैंक में स्थित पानी गर्म होगा, उस गर्म पानी को आउटलेट से हम लोग निकाल लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया मैंने। चलिए तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस हाफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुकिए पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बताता हूँ आपको। चलिए हाँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। तो यही है आपका क्या, घरेलू या आवासीय जल उष्मक प्रणाली। तो क्वेश्चन आ सकता है, और क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम होगा। इजी डायग्राम है, बिल्कुल एक बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। बस प्रैक्टिस नहीं करते हैं इसलिए हम आंसर नहीं कर पाते हैं। कई सब्जेक्ट्स में टफ नहीं होता है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, चलिए। तो थोड़ा सा इसमें जो इसमें थ्योरी है इसको पढ़ लेते हैं, 2 लाइन। संरचना एवं कार्य प्रणाली साइफन के सिद्धांत पर कार्य करता है। साइफन का सिद्धांत क्या होता है उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। बस ये याद रखिए कि जो सोलर हीटर होता है हमारे डोमेस्टिक यानी अप्लायंसेस में, घरों में वाटर हीटिंग सिस्टम, वो साइफन के सिद्धांत पर काम करता है। समतर पटल और संग्राहक निकाय की क्षमता अनुसार लगाया जाता है। उष्मा कुचालक दीवार के अंदर स्टोरेज टैंक रहता है। जो स्टोरेज टैंक है यहाँ पे दिख रहा है ना, टैंक जिसमें सर्कुलर ये फ्लो हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग उष्मा कुचालक दीवार। अब देखते हैं, ये तो वाटर हीटर हो गया। अब नेक्स्ट आता है सोलर एयर हीटर। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप सोलर एयर हीटर से क्या समझते हैं, उसके बारे में समझाइए। तो सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? डायग्राम। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि इस डायग्राम में एयर इनपुट है और एयर आउटपुट आपको दिख रहा होगा। और सबसे ऊपर क्या दिख रहा है? कवर प्लेट है। कवर प्लेट पे आपका क्या हो रहा है? कवर प्लेट पे जो एब्जॉर्बर प्लेट है वो लगा हुआ है नीचे, और इस पर जब रेडिएशन सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये ब्लैक कलर से कोटिंग की जाएगी। जैसे ये होता था ना सोलर कलेक्टर, ये देख रहे थे, सेम वैसे ही होगा। ये एक पाइप टाइप का ही होता है, इसमें से एयर गुजारते हैं, ऊपर से जो भी हीट आती है वो हीट एब्जॉर्ब कर ली जाती है, यानी हीट गेन कर ली जाती है, ठीक है। हीट गेन करने के बाद एयर जो आएगा एयर को गर्म कर देगा अंदर से, और एयर जब गर्म कर देगा तो बाहर भी एयर गर्म होकर चला जाता है। तो ठीक है, सेम वही मैकेनिज्म है जो सोलर वाटर हीटर का मैकेनिज्म था, वही सोलर एयर हीटर का मैकेनिज्म है। लेकिन डायग्राम ध्यान दीजिए ऐसे ही होगा। इसमें एयर इन दिखा रहा है, यहाँ पे एयर इन दिखा रहा है, फिर एयर आउट दिखा रहा है। सबसे ऊपर देख लीजिए क्या है, कवर प्लेट लगा है। कवर प्लेट के बाद जो होता है हमारा हीट गेन बाय कन्वेक्शन दिखा रहा है।
और हीट गेन बाई रेडिएशन भी दिखा रहा है। तो कन्वेक्शन का मतलब क्या हुआ और रेडिएशन का मतलब क्या हुआ, चलो इसको भी समझ लेते हैं। देखिए जो हमारा एब्जॉर्बर प्लेट है, जो एब्जॉर्बर प्लेट है, उस एब्जॉर्बर प्लेट पे जब हीट पड़ेगी या सोलर लाइट पड़ेगी तो सूर्य से जो उष्मा है वो उष्मा क्या होगा, ठोस में कैसे उष्मा का संचरण होता है, कंडक्शन के थ्रू होता है बेटा, कंडक्शन के थ्रू होगा। चलिए कंडक्शन के थ्रू सॉलिड में हो गया, और सॉलिड जब यहाँ पे है तो उसके अंदर एयर है, तो एयर क्या हो गया, एयर हमारा हो गया गैस। और गैस में कैसे हीट का ट्रांसफ़र होता है, कन्वेक्शन के थ्रू, कन्वेक्शन यानी संवहन के द्वारा। गैस में जो ऊष्मा स्थानांतरित होती है संवहन के द्वारा, तो हीट को लेके ये कन्वेक्शन के थ्रू हीट को गेन करेगा, ठीक है। और इस तरीके से जो हवा है हमारा गर्म हो जाएगा। यहाँ पे इंसुलेशन लगा है, इंसुलेशन क्यों लगा है, ताकि जो हीट गेन कर रहा है एयर वो हीट बाहर न जा पाए, इसलिए यहाँ पे इंसुलेशन लगा हुआ है, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, इसको रीड कर लेते हैं एक बार, सोलर एयर हीटर को रीड कर लेते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो सोलर एयर हीटर जो है वो वायु को गर्म करने में उपयोग में लाया जाता है। स्थान को गर्म करके खाद्य पदार्थों को सुखाने, लकड़ी का संशोषण करने आदि में होता है। धूप की अपेक्षा सुखाने में कम समय लगता है। इस संयंत्र को सौर भट्टा भी कहते हैं। सौर भट्टा मतलब एयर हीट होती है, इसलिए सौर भट्टा इसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है सोलर कुकर, पूछेगा कि सोलर कुकर क्या है, सोलर कुकर के बारे में समझाइए, सोलर कुकर के बारे में समझाइए। सोलर कुकर आपको पता होगा, सोलर कुकर में क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ है उसको पकाने के में उपयोग में लाया जाता है। तो चलिए सोलर कुकर के बारे में कुछ समझ लेते हैं। टाइप्स नहीं पूछेगा, सोलर कुकर के बारे में पूछेगा तो सोलर कुकर के बारे में बेसिक आइडिया बता दीजिए। टाइप्स याद हो पाता है तो और अच्छी बात है, इसको अगर लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो टाइप्स को देख लेते हैं। टाइप्स में पहले नंबर पे है समतल पटल बक्सा प्रारूपी चूल्हा, फ्लैट प्लेट बॉक्स टाइप सोलर कुकर, मतलब फ्लैट प्लेट बॉक्स टाइप सोलर कुकर होगा। इसमें कितने प्रकार के हैं, तो इसमें 4 प्रकार के देखने को मिलेंगे। बिना परावर्तक प्रारूपी सौर चूल्हा होगा, विदाउट रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर। दूसरे नंबर पे परावर्तक प्रारूपी सौर चूल्हा होगा, रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर हो जाएगा। तीसरे नंबर पे एकल परावर्तक प्रारूपी सौर चूल्हा हो जाएगा, सिंगल रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर हो गया। चौथे नंबर पे बहु परावर्तक प्रारूपी सौर चूल्हा, मल्टीपल रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर हो जाएगा। देखिए रिफ्लेक्टर जो टर्म है ना, रिफ्लेक्टर यानी परावर्तन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ताप का जो रेंज है उसको बढ़ाना है, सोलर एनर्जी को एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट करना है, इसलिए हम रिफ्लेक्टर बढ़ा रहे हैं। और जितना ज़्यादा रिफ्लेक्टर होगा यानी मल्टी रिफ्लेक्टर होगा तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, बस ये समझने का प्रयास करिए। दूसरे नंबर पे सोलर कुकर का टाइप जो है वो परवलय चकती प्रारूपी चूल्हा है। तीसरे नंबर पे प्रपट्ट चूल्हा अर्थात पैनल कुकर है। चौथे नंबर पे संकर चूल्हा या हाइब्रिड कुकर है। तो इसका टाइप अगर याद हो पाए तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। सोलर कुकर में आप थ्योरी में क्या लिखोगे, सोलर कुकर में आप थ्योरी में लिखोगे कि सोलर कुकर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थ को पकाया जाता है और पकाने उपयोग में लाया जाता है। और इसमें 2 डायग्राम आप बना दोगे, 2 डायग्राम आप बना दोगे। ये 2 डायग्राम आपका ये यहाँ दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। तो बिना परावर्तक प्रारूपी सौर चूल्हा या विदाउट रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर है, मतलब इसमें कोई रिफ्लेक्टर नहीं लगा रहता है, सोलर रेडिएशन डायरेक्ट पड़ेगा। जैसे फ्लैट टाइप सोलर कलेक्टर था ना, वैसे ये फ्लैट टाइप सोलर कुकर है। तो इसमें डायरेक्ट देखिए एक बॉक्स दिख रहा है, ढांचा दिख रहा है, ढांचा के अंदर तापरोधक इंसुलेटिंग पदार्थ दिख रहा होगा आपको, और ब्लैक सरफेस दिखेगा। ब्लैक सरफेस इसलिए ताकि जो हीट ऊपर से पड़ रही है सोलर रेडिएशन वो ब्लैक सरफेस पे पड़े। देख रहे हैं ब्लैक सरफेस, ये देखिए ब्लैक सरफेस यहाँ पे, ये सरफेस अंदर ब्लैक सरफेस है ताकि हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो पाए। 2 खाने जो दिख रहे हैं वो खाना बनाने का बर्तन है, तो ब्लैक सरफेस हीट को एब्जॉर्ब करेगा और खाना बनाने वाला बर्तन जो है उसका तापमान बढ़ जाएगा और खाना हमारा पकता है। तो एक बार डायग्राम का जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब थ्योरी पढ़ते हैं। लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पे कार्य करता है, खाना पकाने में उपयोग में आता है। आधे घंटे से 3 घंटे तक टाइम लगता है खाना पकाने में, ठीक है। अब दूसरे टाइप का जो सोलर कुकर है वो है द्विपरावर्तक प्रारूपी सोलर कुकर। क्या है, द्विपरावर्तक टाइप सोलर कुकर, ये जो डायग्राम में आपको दिख रहा है इसका भी डायग्राम ईजी है। इसमें क्या हो जाता है कि इसमें रुकिए 2 मिनट, इसमें होता है कि 2 सरफेस ऐसा हो जाता है ना जो रिफ्लेक्टर सरफेस हो जाता है, मतलब 2 सरफेस ऐसा लग जाता है जिस पे अगर सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसको रिफ्लेक्ट करके कंसंट्रेट कर देता है और इसका तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। बस यही देखिए, डायग्राम एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह है द्विपरावर्तक प्रारूपी सोलर कुकर है आपका, ठीक है। तो रिफ्लेक्टर लगा है, सोलर लाइट आ रही है, इसमें भी खाना पकाने का सिस्टम होगा। तो बस डायग्राम बना के 2 लाइन लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सोलर फर्नेस। क्या है, सोलर फर्नेस। तो सोलर फर्नेस का डायग्राम आप देख लीजिए।
तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा हीलियोस्टेट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हीलियोस्टेट। क्या लगा? हीलियोस्टेट। तो जो हीलियोस्टेट है, तो हीलियोस्टेट का काम क्या होता है बेटा? हीलियोस्टेट का काम क्या है? हीलियोस्टेट का काम ये है कि उस पर जो रेडिएशन पड़े उस रेडिएशन को परावर्तित करके ये कहाँ दे दे? परावर्तक पर दे, परावर्तक पे दे दे। देखिए, तो सूरज से पड़ने वाली रोशनी हमारी हीलियोस्टेट पे पड़ रही है, देख रहे हैं, हीलियोस्टेट पे पड़ रही है और ये परावर्तित होकर कहाँ पर जा रही है? परावर्तक पे। परावर्तक के जाने के बाद जहाँ पे एक बिंदु लगा है वो क्या है? यहाँ पे एक रिसीवर है, एक बिंदु है, रिसीवर है, और ये बहुत बड़ा परावर्तक होता है। अब इतना ज़्यादा जो सूरज की रोशनी अगर रिफ्लेक्ट हो रही है एक ही बिंदु पे, तो उसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 3700 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस तापमान पे किसी भी हम मेटल को पिघला सकते हैं और इससे चीनी मिट्टी को भी पिघलाया जा सकता है, समझिएगा। तो ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम को आप लोग वो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा सोलर फर्नेस है। तो इसमें दिख रहा है सोलर रेडिएशन है, हीलियोस्टेट है। हीलियोस्टेट ऐसा एलिमेंट है जो कि सूरज से पड़ने वाली रोशनी को परावर्तित करता है। कहाँ? तो परावर्तक पे, और परावर्तक पे पड़ने के बाद वो एक बिंदु पे फिर रिसीवर पे संकेंद्रित हो जाती है, और रिसीवर पे जिस भी हमको मेटल को पिघलाना उसे रख देते हैं, वो पिघल जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सोलर सेल क्या है इसके बारे में लिख लीजिएगा, यही संरचना में लिख लीजिएगा, हीलियोस्टेट, परावर्तक, सोलर रेडिएशन, रिसीवर। तो इसके बारे में डिस्कस कर दीजिएगा। डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक पेज में डायग्राम आपको बनेगा सोलर फर्नेस में। अब देखिए, सोलर सेल के बारे में कुछ दो बिंदु समझ लेते हैं। सोलर सेल क्या होता है? ये अर्धचालक युक्तियाँ होती हैं, इन्हें सोलर फोटोवोल्टाइक सेल भी कहते हैं। आधुनिक सोलर सेल की दक्षता 25% है। पहले जो सोलर सेल यूज होता था उसकी दक्षता 10 से 18% थी। संरचना क्या है? यह एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच करके बनाया जाता है, और जो जंक्शन पे पोटेंशियल बैरियर बनता है या जो विभव का बैरियर बनता है उस पर लाइट पड़ने से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। क्या होता है? जो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलते हैं, तो मिलने के बाद एक बिंदु पे जो है उस संयोग के ऊपर, या जहाँ पे उसका संयोग हो रहा है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर का, उस पर प्रकाश पड़ने से जो सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं और इस संरचना को फोटोवोल्टाइक सेल कहते हैं। और फोटोवोल्टाइक सेल का प्रिंसिपल क्या है? तो ये है, अर्धचालकों पर प्रकाश डालने पर उसमें स्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जित हो जाते हैं, मतलब एनर्जी को रिसीव करते हैं, तथा प्रकाश की तीव्रता के साथ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती जाती है। अब देखिए, ये हमारा फोटोवोल्टाइक सेल का एक डायग्राम है बेसिक। इसमें दिख रहा होगा एक ऊपर जो दिख रहा है जिसमें ई बहुत ज़्यादा दिख रहा है, वो क्या है? जिसमें ई बहुत ज़्यादा दिख रहा है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है। क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर है। और जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन केवल दिख रहा है जिस पार्ट में, वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है। अब इसको हम एक बिंदु से इसको एक दूसरे से मिलाए हुए हैं, तो मिलाए हुए हैं जब, और इस पर जब लाइट पड़ती है तो लाइट पड़ने पर जो करंट है वो फ्लो करने लगेगा। ऊपर से आपको एक ग्लास दिख रहा है, ग्लास इसलिए है तो ताकि लाइट को अपने अंदर से फ्लो पास होने दे। मेटल कंडक्टिव प्लेट लगा हुआ है, एक प्लेट लगा है मेटल कंडक्टर का, एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग है। एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग का काम यह है कि पड़ने वाले लाइट को वो रिफ्लेक्ट ना होने दे, एब्जॉर्व कर ले, क्योंकि लाइट जब एब्जॉर्व होगी तभी तो वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होगी। फिर इसके नीचे पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और इसमें करंट फ्लो होने लगता है। इसको आप क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आपका फोटोवोल्टाइक सेल में बनाना है ये डायग्राम, सोलर सेल में। चलिए आगे चलते हैं। अब एक फोटोवोल्टाइक सेल का एक और डायग्राम है आपका, इसको भी आप ले लीजिए। इसमें दिख रहा होगा सोलर पैनल या फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल एरे ऊपर दिख रहा होगा 3। इसमें फोटोवोल्टाइक सेल का कनेक्शन लगा हुआ है सीरीज में। अब ये कनेक्शन लगा हुआ है और इससे बैटरी इन्वर्टर जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो फोटोवोल्टाइक सेल है वो डीसी में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है और बैटरी में स्टोर करता है। बैटरी में स्टोर करने के बाद जो इन्वर्टर है वो बैटरी से कनेक्टेड होगा और बैटरी से डीसी को लेगा और एसी में कन्वर्ट करके हमारे घर में जो भी एप्लीएंसेज या इक्विपमेंट है उसको चलाने का काम करता है। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आगे बढ़ते हैं। सोलर थर्मल पावर पंप सोलर थर्मल वाटर पंपिंग सिस्टम, ये क्या होता है? तो इसमें एक बार देख लीजिए, इसका डायग्राम देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो काम है वो काम ये है कि सूरज के उष्मा से क्या करते हैं, एक पंपिंग सिस्टम तैयार करते हैं। पंपिंग सिस्टम का मतलब पानी को पंप करने का सिस्टम हम लोग तैयार करते हैं। इसे बोलते हैं सोलर थर्मल वाटर पंपिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? सोलर थर्मल वाटर पंपिंग सिस्टम। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें उष्मा को इकट्ठा किया जाता है। क्या किया जाएगा? उष्मा को इकट्ठा किया जाएगा
ऊष्मा को इकट्ठा करके ट्रांसफ़र किया जाता है और ट्रांसफ़र करने के बाद जो हमारा हीट इंजन है उसको चलाया जाएगा। और जो हीट इंजन चलेगा तो हीट इंजन के चलने के साथ साथ ये क्या करेगा, ये पंप के सहारे पानी को उठाकर बाहर की तरफ ढकेलता है। क्या करता है, बाहर की तरफ ढकेलता है। अब क्या होगा देखिए, इसमें आपको एरिया ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है, एरिया ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर दिख रहा है। लेफ्ट साइड में अपने देखिए, लेफ्ट साइड में 2 कनेक्शन दिख रहा है, एरिया ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर। इसमें जो है ये क्या होता है, ये सूरज से आने वाले हीट को एब्जॉर्व करेगा और इससे गर्म पानी हॉट वाटर फ्लो होगा हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर में जब फ्लो होगा तो जो हमारा यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है हीट एक्सचेंजर, तो हीट एक्सचेंजर के द्वारा जो हमारा उष्मा इंजन है, उष्मा इंजन पे हीट इंजन पड़ेगा और इसमें क्या होगा, इसमें भी हीट इंजन में जो उष्मा को ट्रांसफ़र करेगा तो वहाँ एक लिक्विड होगा, ऑर्गेनिक लिक्विड। वो लिक्विड गर्म होकर वाष्प में बदलेगा। वाष्प में बदलने के बाद जो उष्मा इंजन है उस पर क्या करेगा, उसके ब्लेड पे पड़ेगा और ब्लेड पे हाई स्पीड पे पड़ेगा तो ब्लेड चलने लगेगा। और उष्मा इंजन के चलने के साथ वो पंप से कनेक्टेड है और पंप से कनेक्टेड है तो पंप भी चलने लगेगा और पानी को यहाँ से नीचे वाले सतह से उठा के ऊपर वाले सतह पे ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये हमारा प्रिंसिपल होता है सौर ऊष्मीय जल पंपन प्रणाली की। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि आप सोलर थर्मल वाटर पंपिंग सिस्टम से क्या समझते हैं, उसके बारे में डिस्कस करिए। तो डायग्राम बना देना है। डायग्राम बना देने के बाद जो भी वर्किंग मैकेनिज्म मैंने बताया उसको डिस्कस कर देना है। ठीक है, क्या फिर से एक वर्किंग मैकेनिज्म देख लो। एरिया ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर जो है सोलर एनर्जी को रिसीव करेगा और अपने में से होकर फ्लो होने वाले हॉट वाटर, जो वाटर है उसको हॉट करेगा यानी गर्म करेगा। गर्म करने के बाद ये उष्मा विनिमयक में जुड़ा हुआ है, हीट एक्सचेंजर में जुड़ा हुआ है और जो उष्मा इंजन है उसमें से होकर गुजरने वाला जो ऑर्गेनिक लिक्विड है उस लिक्विड को क्या करेगा, ये गर्म करके वाष्प में बदलेगा। वाष्प में बदलेगा तो वाष्प में प्रेशर ज़्यादा होता है। वो प्रेशर जब उष्मा इंजन के ब्लेड पे पड़ेगा तो उसको काफ़ी तेज़ी से चलाएगा और तेज़ी से जब चलाएगा तो उसी उष्मा इंजन से जुड़ा है पंप, तो पंप भी साथ में चलने लगता है। पंप के चलने के साथ ये पानी को निचले तल से उठा के ऊंचे वाले तल पे पंप कर देता है। समझ में आया? चलिए ठीक है। इसके विभिन्न भाग क्या हैं, जो हमारा सोलर थर्मल वाटर पंपिंग सिस्टम है इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं इसको देखते हैं। इसमें सोलर कलेक्टर, सौर ऊर्जा, तो इसमें पहले नंबर पे सोलर कलेक्टर है जो सौर ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। दूसरे नंबर पे हीट ट्रांसमिशन सिस्टम है जो लिक्विड एवं लिक्विफाइड पंप एंड वाटर पंप को फ्लो कराता है। तीसरे नंबर पे हीट एक्सचेंजर है, हीट वाटर से ऊष्मा को कार्बनिक लिक्विड या कार्बनिक पदार्थ में फ्लो कराता है। हीट इंजन वहाँ लगाता है, जो कार्बनिक पदार्थ गर्म हो रहा है तो वाष्प में बदलेगा वो, और वाष्प से जो हीट इंजन है वो चलेगा। कंडेंसर का काम क्या है, निर्गत वाष्प को कंडेंस करता है। जो वाष्प बदला है और इंजन जब चल चुका है तो वाष्प क्या होगा, उस वाष्प को फिर से लिक्विड में बदला जाता है और फिर उसी को उपयोग में लाया जाता है। पंप जो होगा वो सेंट्रीफ्यूगल पंप टाइप का हम यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल रेसिप्रोकेटिंग पंप। अब नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है बायो एनर्जी, जैव ऊर्जा। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बायोमास क्या है, तो इसको हम समझते हैं। तो बायोमास विश्व के वे कार्बनिक पदार्थ जो जलीय एवं थलीय दोनों प्रकार की वनस्पतियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, सौर ऊर्जा का अप्रत्यक्ष रूप जैव ऊर्जा कहलाता है। मतलब सूरज से जो रोशनी आ रही है वो क्या होता है, वो पौधों के द्वारा अवशोषित की जाती है, पोषण के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, भोजन के रूप में पौधे बढ़ जाते हैं, उन पौधों के खाकर जीव बढ़ते हैं और जीव जंतुओं की प्रजाति बढ़ती जाती है। तो जो सोलर एनर्जी है वही तो कहीं ना कहीं पेड़ों पौधों में एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर वही जीवों के अंदर जा रहा है। तो जो हम बायोमास बोलते हैं, बायोमास का मतलब वही जीव जंतु और पौधों की बात हो रही है, उनके वेस्ट की बात हो रही है, उनके शरीर में इकट्ठे एनर्जी की बात हो रही है। तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि बायोमास जो है वो इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी किसका है, सोलर एनर्जी का। ठीक है, तो सौर ऊर्जा का अप्रत्यक्ष रूप जैव ऊर्जा है। नेक्स्ट पॉइंट, वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन प्राप्त कर सदैव विकसित होती रहती हैं, इसलिए इन्हें ऊर्जा के नवीन करने योग्य स्रोत भी कहते हैं। अब देखिए इसका एक ब्लॉक डायग्राम देख लीजिए। तो सौर ऊर्जा है वो वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा में इकट्ठा कर लिया जाता है। वनस्पतियों में कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है और उसी कार्बनिक पदार्थ को हम लोग जैव द्रव्य कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप देख लीजिए। फिर से देखिए, सौर ऊर्जा है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और वनस्पतियों में ये ऊर्जा कार्बनिक पदार्थ के रूप में जो है इकट्ठा होगा, फिर इसे ही हम बोलेंगे जैव द्रव्य। और जैव ऊर्जा या जैव ऊर्जा क्या है, बायो एनर्जी या बायोमास एनर्जी है क्या? सूर्य की सौर ऊर्जा वायुमंडल में व्याप्त नमी H2O तथा CO2 से मिलकर प्रकाश संश्लेषण जो एक रासायनिक अभिक्रिया है द्वारा कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, जो बाद में कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदल जाता है।
इस पदार्थ को जलाने पर उच्च मात्रा में ऊष्मा मिलती है जिसे बायोमास भी कहते हैं। तो इसमें आपको केमिकल रिएक्शन दिख रहा होगा जिसमें H2O प्लस CO2 मिलकर CH2O प्लस O2 बना रहा है। एक बेसिक रिएक्शन है ये, लेकिन जो पौधों में रिएक्शन होता है वो हमारा नीचे वाला रिएक्शन है वो होता है जिसमें H2O मिलता है CO2 से और लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा जो ग्लूकोज है उसका निर्माण करता है और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। आप सबको पता होगा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जैव पदार्थों से ऊर्जा प्राप्ति की विधियां। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जैव पदार्थों से ऊर्जा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जैव पदार्थों से ऊर्जा प्राप्ति की विधियों को अब डिस्कस करिए। तो इसका आंसर मैं बताने जा रहा हूं। तो जैव पदार्थों से पहले नंबर पे दहन या भस्मन द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जो जैव पदार्थ हैं उसको जलाकर हम ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। अब ब्लॉक डायग्राम में देखिए, जो बायोमास है उसको कट करेंगे, ड्राई करेंगे। पेड़ पौधे हैं उसको पेड़ पौधे क्या होते हैं, काट कर सुखाए जाएंगे। काट कर सुखाने के बाद फिर उसको कंबशन करते हैं। कंबशन मतलब दहन करते हैं, जलाते हैं। और जब जलाते हैं तो उससे थर्मल एनर्जी निकलती है और उसको अपने हिसाब से हम यूटिलाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे है एनएरोबिक डाइजेशन, अवायवीय पाचन। ये क्या होता है अवायवीय पाचन? तो ये अवायवीय पाचन में हम समझते हैं अवायवीय पाचन क्या होता है। सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा वायु की अनुपस्थिति में ये कार्य किया जाता है। मतलब अवायवीय पाचन में ऑक्सीजन गैस उपस्थित नहीं रहती है, वायु उपस्थित नहीं रहती है, और इसमें सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा जो है जो अपघटन है, बायोमास जो है हमारा, उसका अपघटन किया जाता है, सड़ाया गलाया जाता है। और इस प्रक्रिया के तहत बायोगैस या मीथेन जो है निकलता है। बायोगैस मतलब मीथेन। बायोगैस में सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है मीथेन गैस की होती है। और इस एनएरोबिक डाइजेशन यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा बायोमास को वायु की अनुपस्थिति में गलाने सड़ाने के प्रक्रिया के तहत उत्पन्न बायोगैस, जिसमें मीथेन की मात्रा ज़्यादा होती है, इस गैस का उपयोग खाना पकाने में या विद्युत उत्पादन में किया जाता है। इसको अगर ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझें तो ब्लॉक डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। जैव द्रव्य है या बायोमास है जिसको जैव पदार्थ या पानी का मिश्रण बनाया जाएगा और इसको वायु की अनुपस्थिति में रखा जाएगा। तो जो सूक्ष्म जीवाणु हैं इसको सड़ाएंगे गलाएंगे और सड़न और गलन के फलस्वरूप जो है हमारा बायोगैस मिलेगा जिसमें मीथेन की मात्रा ज़्यादा होगी और उस बायोगैस का उपयोग खाना पकाने या अपने काम में कर लेंगे हम। नेक्स्ट है ताप अपघटन। मतलब ताप अपघटन क्या है? मतलब बायोमास जो है या बायो एनर्जी जो है उसको कैसे उपयोग में और लाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो ताप अपघटन है, पायरोलिसिस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो ताप अपघटन एक नॉन रिवर्सिबल केमिकल चेंज है। मतलब एक ऐसा चेंज है जिसको फिर से पुनः अपने प्रेजेंट कंडीशन में नहीं बदल सकते। वायु की अनुपस्थिति में हाई टेम्परेचर पर ये प्रक्रिया होती है। इसके द्वारा जैव पदार्थ से ठोस, लिक्विड, गैस, फ्यूल प्राप्त होते हैं। मतलब जो पायरोलिसिस है या ताप अपघटन है ये एक नॉन रिवर्सिबल केमिकल चेंज है। मतलब एक ऐसा केमिकल चेंज है जिसे पुनः जो है पीछे वाले अवस्था में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसमें क्या होगा कि हाई टेम्परेचर पे किसी भी बायोमास को क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर पे वायु की अनुपस्थिति में कन्वर्ट करेंगे। किस में? सॉलिड, लिक्विड या गैस फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं। जैव पदार्थ को एक कंटेनर में 500 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पर रखा जाता है इस प्रक्रिया में। और इस 500 और 900 डिग्री सेल्सियस पर रखने पे जो भी जैव पदार्थ हमारा रहता है उसके बीच परमाणुओं और अणुओं के बीच जो बंध बना होता है वो बंध टूट जाता है और बंध टूटने से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि गैसें जो है हमारी निकलती हैं। अब इसको ब्लॉक डायग्राम से समझें तो बायोमास को पहले क्या करेंगे? श्रेडिंग एंड ड्राइंग, काट के सुखा लेंगे सबसे पहले। फिर पायरोलिसिस होगा, मतलब वायु की अनुपस्थिति में 500 से 800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे और इसके फलस्वरूप सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है फ्यूल हमारा निर्माण होता है। अब इसको केमिकल प्रोसेस के थ्रू दिखाते हैं। जैवमास है उसको ऑक्सीजन के साथ मिलाए तो CO प्लस H2 प्लस हीट बन गया और बायोमास को H2O के साथ मिला दिए तो CO प्लस H2 प्लस हाइड्रोजन गैस हमारा रिलीज हो गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस जिसे बोलते हैं। फर्मेंटेशन के द्वारा जैव पदार्थ में प्रेजेंट सेलुलोज को अल्कोहल में बदला जाता है। अब क्या है, जल अपघटन क्या होता है? तो इसमें समझिएगा, फर्मेंटेशन के द्वारा जैव पदार्थ में प्रेजेंट सेलुलोज को अल्कोहल में बदला जाता है। फर्मेंटेशन मतलब किण्वन या सड़न।
किण्वन और सड़न समझते हैं ना, जिससे एल्कोहल का निर्माण होता है। एल्कोहल के निर्माण में फर्मेंटेशन प्रोसेस का उपयोग किया जाता है, जिसमें जो भी पदार्थ है उसको सड़ाया गलाया जाएगा। किसमें? तो वायु की उपस्थिति में सड़ाया गलाया जाएगा और इससे हमारा बनता है एथिल एल्कोहल। क्या बनता है? एथिल एल्कोहल। तो जैवमास एसिड और वाटर की उपस्थिति में सड़ाया गलाया जाएगा, इससे फर्मेंटेशन होगा और इथेनॉल या एथिल एल्कोहल बन जाता है। नेक्स्ट है गैसिफिकेशन। तो जैव पदार्थों को गैसीय ईंधन के रूप में बदला जाता है। तो बायोमास होगा पहले, उसको शेडिंग और ड्राइंग करेंगे, मतलब काट के सुखा लेंगे। इसके बाद इसका गैसिफिकेशन यानी गैस में बदल दिया जाएगा। गैस में बदलने के बाद ये जो गैस है इसको प्रोड्यूसर गैस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं हम लोग? प्रोड्यूसर गैस के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएँ थी, जिसमें सबसे पहले हमने देखा दहन या भस्मन, कंबशन या इंसिनरेशन था। दूसरे नंबर पे एनएरोबिक डाइजेशन था, अवायवीय पाचन था। तीसरे नंबर पे ताप अपघटन था। चौथे नंबर पे जल अपघटन था। पाँचवें नंबर पे गैसिफिकेशन हमने पढ़ा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है बायोमास गैसीफायर्स। बायोमास गैसीफायर क्या है? तो ये वुड एग्रीकल्चरल वेस्ट सॉलिड बायोमास को ताप रासायनिक दहन के द्वारा प्रोड्यूसर गैस में बदला जाता है। प्रोड्यूसर गैस किसे बोलते हैं? तो प्रोड्यूसर गैस नाइट्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण को हम लोग प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। क्या होता है? नाइट्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण हमारे बायोमास गैसीफायर के द्वारा होता है। बायोमास गैसीफायर में क्या होगा? तो जो भी हमारा एग्रीकल्चर से निकलने वाला वेस्ट है, जो भी पेड़ पौधे सड़े गले होते हैं, उनमें ताप रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा इसको हम कन्वर्ट करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि गैसीफायर कितने प्रकार के होते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि बायोमास गैसीफायर से आप क्या समझते हैं। तो इसके प्रकार को आप देख लीजिए। प्रकार में सबसे पहले नंबर पे है ऊर्ध्ववात प्रवाह वाला गैसीफायर या जिसे अप ड्रॉट गैसीफायर बोलते हैं। दूसरे नंबर पे है नतवात प्रवाह गैसीफायर जिसे डाउन ड्रॉट गैसीफायर बोलते हैं। और तीसरा है आर पार वात प्रवाह गैसीफायर या क्रॉस ड्रॉट बोलते हैं। अभी के लिए ये समझिए कि जो भी गैसीफायर है वो बायोमास को कन्वर्ट करता है प्रोड्यूसर गैस में, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण में कन्वर्ट करता है। अब आने वाले लेक्चर में जो है हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। बहुत लंबा सेशन रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप भी उब जाओगे। अब इसको नोट्स बना के खुद से लिखकर प्रैक्टिस करके प्रयास करना, डायग्राम पे प्रैक्टिस करना। बिल्कुल ही सेमेस्टर एग्जाम में आपको फ़ायदा इसका दिखेगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो कंटेंट आपको लगा हो कि हाँ सेलेक्टेड कंटेंट है, तो इसमें इसको तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत भी लगता है। तो इसके कारण मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हो सके तो शेयर कर दीजिए। और अगर आपके तरफ से कोई सुझाव है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो उसको कमेंट में ज़रूर आप लिख देंगे। धन्यवाद।